All right. So, welcome back to my channel that is Posh the Josh. So, how are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे and as I had promised that I will come up with my sessions pertaining to the posh. So, आज हम कुछ important definition discuss करेंगे एंड दैट डेफिनेशन जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे इट्स रिलेटेड टू हेरेसमेंट। तो हेरेसमेंट जो है वो पॉश के अंदर क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन सी इंसिडेंट्स जो है वो आते हैं। हम हर एक चीज को हेरेसमेंट का नाम नहीं दे सकते अंडर पॉश। ओके, सो ये जो पॉश है ना उसका एक सेपरेट कोई सेक्शन नहीं है अंडर पॉश एक्ट, लेकिन हाँ इसको स्पेसिफिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन एन में डाला गया है जो ओवरऑल पॉश के बारे में बताता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड यस, सो यहाँ पे जो मैंने कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स किए हुए हैं आप देख सकते हैं। दैट हाईलाइटेड वर्ड्स आर नथिंग बट दी वर्ड्स विच कैन बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स अ लीगल टर्म्स। सो मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी एज आई गो ऑन विथ दी एग्जाम्पल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात तो ये है कि जो पॉश एक्ट है वो कब से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो पॉश एक्ट है वो स्टार्ट हुआ था 2013 से। सो सब लगभग इससे 11 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। ठीक है, सो थिंग्स दैट आर or the incidents that are to be covered under POSH are first unsolicited physical contact and assist। तो ये अनसॉलिसाइटेड क्या होता है, क्यों होता है और ये हरेसमेंट इसको क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि अनसॉलिसाइटेड का मतलब होता है हरेसमेंट एंड अनवेलकम्ड हरेसमेंट। ओके, तो अनसॉलिसाइटेड का मतलब होता है अनवेलकम, जब आपको खुशी नहीं है यार, आप विलिंगली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, फोर्सफुली या बाय थ्रेटनिंग यू आर फोर्स टू डू समथिंग, उसको हम बोलते हैं अनवेलकम्ड या अनसॉलिसाइटेड। ओके, सो ये एक कंडीशन हो सकता है जहाँ पे आप फिजिकली किसी के साथ रिलेशन बनाओ लेकिन उसमें आपकी डिजायर नहीं है या आपकी इच्छा नहीं है। ओके, इट इज नो फ्रॉम योर साइड। सेकेंड इज शोकेसिंग पोर्नोग्राफी। यस, अगर आप देख रहे हैं कि आपकी कंपनी में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई any of the male member is watching some pornography, यूजुअली वर्क प्लेस पे नहीं होता है, 70% नहीं होता है, वो ऐसा चीज़ें वर्क प्लेस पे नहीं करते, लेकिन उनमें से 30% ऐसे भी होते हैं जो those who can either be listed in the case of insane, जो ये चीज़ें करते हैं इवन एट द वर्क प्लेस या अगर ब्रेक हो तब। अगर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा कर रहा है या आपको बुला रहा है, दे आर calling you also to watch the same, it means there is something wrong with that person's mentality और वो आपको एक तरह से हरस कर रहा है, वो उसका इरादा जो है वो ठीक नहीं है, ये आपको इंडिकेशन होना चाहिए एंड दैट विल बी अगेन counted under the POSH, that is under the harassment definition। फिर आता है ईव टीजिंग। ईव टीजिंग तो आप सभी को पता होगा, अगर जो आप जेस्चर से किसी को परेशान करने की कोशिश करते हो, यानी कि जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माय फर्स्ट वीडियो। इस चैनल पे जब मैंने इंट्रोडक्शन डाला था कि एक्चुअली पॉश क्या होता है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स। डेरोगेशन क्या होता है, जब आप किसी को बॉडी शेमिंग कर रहे हो, किसी के बॉडी पार्ट्स के बारे में कुछ कमेंट कर रहे हो, ये सारी चीजें आती हैं आपकी ईव टीजिंग में। ठीक है, वो भी एक तरह का हरेसमेंट होता है अंडर पॉश। देन विल टॉक अबाउट फॉर्मिडिंग सेक्सुअल फेवर्स। फॉर्मिडिंग का मतलब क्या होता है, मीन्स डिमांडिंग, जब आप सामने वाले से डिमांड कर रहे हो। ये कौन करता है स्पेसिफिकली, ये एम्प्लॉयर कर सकता है। अगर एम्प्लॉयर आपको डिमांड कर रहा है या अगर कोई कलीग आपसे डिमांड कर रहा है कि यू नो यू ही और योर द ग्रुप ऑफ मेल wanted to get some sexual favors from you, it means again वो एक sort of harassment हुआ। ठीक है, देन आता है flaring to provide special treatment at work like granting leaves easily other than PLs, CLs, etc. Basically promotion of one's post. Flaring is nothing but
we can often say it is प्रॉमिसिंग। अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आप उसको कोई सेक्सुअल तरह का फेवर दे रहे हो तो वो आपको तरह तरह के बेनिफिट देगा, यानी कि पीएल और सीएल को छोड़ के बाकी छुट्टियां भी देगा। इफ यू आर कमिंग लेट एट वर्क प्लेस एंड इट इज हैपनिंग ऑन डेली बेसिस और ऑन मंथली बेसिस, तो वो आपको कुछ नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट गिविंग यू एनी मेमो, वो आपको कोई वार्निंग नहीं दे रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे बड़ी चीज, जो टैलेंटेड लोग हैं वो बेचारे ऐसे ही हैं, एंड दीज ग्रुप ऑफ वुमेन, या कुछ मैं बोलूंगी यार, इफ एन इंडिविजुअल वुमेन इज गेटिंग द प्रिविलेज ऑफ प्रमोशन, मीन्स उसको प्रमोशन मिल रहा है और आप देख रहे हो, बाकी लोग देख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है अभी तक, या कुछ ऐसा टारगेट अचीव नहीं किया है, फिर भी उनको प्रमोशन मिल रहा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन अंडर द टेबल। ओके, देन नेक्स्ट इज ऑन रिफ्यूजल ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। जब कोई आपका प्रपोजल रिफ्यूज कर देता है, यूजुअली पहले ये सब बहुत होता था, फिर उनके ऊपर अटैक किया जाता था, दे यूज टू बी अटैक्ड बाय द अक्यूज्ड। सो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं लक्ष्मी अग्रवाल के केस का। हम सब जानते हैं लक्ष्मी अग्रवाल वाज एन एसिड अटैक सर्वाइवर, एंड उन्होंने एक का प्रपोजल रिजेक्ट किया एंड उन पे ये एसिड का इंसिडेंट हुआ, एसिड अटैक का इंसिडेंट हुआ। सेम गोज ऑन कंगना रनौत सिस्टर, दैट इज रंगोली रनौत, उन्होंने भी एक का प्रपोजल रिजेक्ट किया था एंड द सेम थिंग हैपेंड विथ हर। तो ये होता है अक्सर, हम किसी का जो प्रपोजल जो रिजेक्ट कर देते हैं तो वो ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट द ईगो। इफ यू हर्ट द ईगो ऑफ अ मेल, तो ये चीजें आपके साथ होंगी, हो सकती है। ठीक है, आजकल काफी हद तक अवेयरनेस बढ़ चुकी है इन डिफरेंट सेक्टर्स, सो ये चीजें अभी कम हो गई हैं। ठीक है, बट प्रीवियसली दीज थिंग्स टेकन एट ग्राउंड्स ऑन अ हाई लेवल। ठीक है, then comes harassment should be treated as a common term for both male and female, those who are working professionals or even clerks. तो ये जरूरी नहीं है, yes you heard me right, it is not important that such offenses are happening only with the women, but it can happen with male also। male के भी कितने सारे cases आते हैं, आप देखते हैं। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दे सकती हूँ, सत्यमेव जयते, जो एक बहुत पॉपुलर शो था जिसे आमिर खान होस्ट करते थे। उसमें भी ये चीज़ों के बारे में बताया गया था कि नॉट ओनली फीमेल बट मेल आर ऑल्सो द विक्टिम ऑफ हरेसमेंट, एंड एट वर्क प्लेस ऑल्सो दे कैन हरेस। ठीक है, दे कैन बी हरेस्ड। तो ये चीज़ें भी हैं। देन अगर हम हरेसमेंट की डेफिनेशन की बात करेंगे, तो अगेन इट इंक्लूड्स इवन द चिल्ड्रंस एज ग्रुप फ्रॉम 0 to 18 ईयर्स। तो ये किसी ने नहीं बोला कि एज देख के आप पे अटैक होगा या एज देख के आप पे हरेसमेंट होगा। तो 0 से लेके 18 ईयर्स तक, until and unless the child has attained the age of majority, also that child can be harassed। इवन मैं बोल दूं, जो बूढ़े होते हैं, जो 50 क्रॉस कर देते, 60 क्रॉस कर देते, 70 years old women also had been raped, मैं आपको बता दूं। ठीक है, एंड तो ये सारी चीजें मैं बोलूंगी दैट कैन बी लाइड अंडर हरेसमेंट। अब आई थिंक बिकॉज अभी बहुत सारी अवेयरनेस हो गई है, आर्टिकल्स आने लगे हैं, रिसर्च पेपर्स आने लगे हैं, तो लोगों को बहुत सारी चीज़ों का अवेयरनेस है ऑलरेडी। शायद फिर भी बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इवन एनिमल्स आर विक्टिम ऑफ हरेसमेंट, and the thing which happened with the animals, they are sexually abused by the human। yes, जो दिमाग से, जो थोड़े से मेंटली अनस्टेबल होते हैं, द पीपल हु आर ऑफ अनसाउंड माइंड, दे अटैक्ट एनिमल्स ऑल्सो, एंड ये हुआ है, बाहर कंट्रीज में हुआ है ये। ठीक है, तो हम अगर हेरेसमेंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज आज का मेरा जो टॉपिक है वो हेरेसमेंट पे है, तो हेरेसमेंट पे इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट ओनली वुमेन्स आर देयर अंडर हेरेसमेंट। ठीक है, मेल्स आर ऑल्सो देयर, इवन चिल्ड्रंस आर देयर, एनिमल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन हरेसमेंट। तो आपको ये समझना है हरेसमेंट में कौन कौन से लोग और कौन कौन से इंसिडेंट आते हैं। ओके, मूविंग अहेड, नाउ व्हाट इज वर्क प्लेस अंडर पॉश। अब वर्क प्लेस की डेफिनेशन भी हरेसमेंट के अंदर ही आएगी आपको, पॉश के अंदर, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब हम वर्क प्लेस के बारे में बात करते हैं तो कौन सी सारी चीजें उसमें आती हैं। तो पहला आता है ऑफिस, पूरा का पूरा ऑफिस। ठीक है, ऑफिस इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? कंपनीज हो सकती है, हॉस्पिटल्स हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है। ठीक है, मीन्स इन सब चीजों में वो जो है आपका ऑफिस का जो डेफिनेशन है वर्क प्लेस का, वो लाई होता है। ठीक है,
देन कम्स योर यूनिफाइड ऑफिस कैंपस। नाउ व्हाट इज यूनिफाइड, यानी कि ओवरऑल, ओवरऑल या इंटायर, इंटायर जो आपका ऑफिस होता है, एक एक कैंपस, एक एक एरिया कैंपस का, वो सारी चीजें भी काउंट होती हैं अंडर वर्क प्लेस क्राइटेरिया, ठीक है। देन कन्वेंस यानी कि पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, ठीक है, उसको भी हम लोग ऑफिस का हिस्सा ही मानेंगे, बिकॉज फॉर द बेसिस ऑफ गेटिंग इनटू और गेटिंग एट द वर्क प्लेस, तो उस चीज को भी हम लोग कंसिडर करते हैं। यानी कि पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी अगर आपकी कंपनी या ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देन ईटिंग स्पेस, दैट इज पेंट्री, पेंट्री होता है एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पे आप ईटिंग स्पेस या कैंटीन भी बोल सकते हो, मतलब हर एक हिस्सा आपके ऑफिस का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसे हम बोलते हैं वर्क प्लेस, ठीक है। दैट कम्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ हैरेसमेंट अगेन। मतलब इन सब जगहों पे अगर आपके साथ कुछ होता है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं, इस जगह पे क्राइम होगा या इस जगह पे सेक्सुअल हरेसमेंट होगा तो दैट इज विल बी द हरेसमेंट, और यहाँ होगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये सारी चीजों को मैंने सेग्रीगेट किया है ताकि आपको क्लियर कट एक आइडिया मिले कौन कौन सी जगह इंक्लूडेड है अंडर हरेसमेंट, ओके। देन एनी वर्क रिलेटेड फील्ड वेर यू वेंट टू मीट अ क्लाइंट और क्लाइंट्स, चाहे एक क्लाइंट को मिलने गए हो या एक से ज्यादा क्लाइंट को मिलने गए हो, पर आप मिलने जा रहे हो ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट आवर्स, एंड अगर वहां जाके हो जाता है, फील्ड पे कुछ हो जाता है आपके साथ गलत, तो भी उसको पार्ट ऑफ वर्क प्लेस ही माना जाएगा, क्योंकि आप काम के सिलसिले में किसी से मिलने गए हो। समझ में आया आपको? ये सारी चीजें आई होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी। देन मूविंग अहेड, सो नेक्स्ट इज ये लॉ टर्म्स का क्या मतलब है। तो ये कुछ लॉ के टर्म्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, अभी ये वो लोग तो रिलेट करेंगे मेरे बात से हु ऑलरेडी नो, जो ऑलरेडी लॉ कर चुके हैं या जो लॉ स्टूडेंट्स है, दे मे बी नोइंग द मीनिंग ऑफ इट, बट उनका क्या, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ ये लॉ के टर्म्स जो हैं। पहला आता है एग्रीव्ड वुमेन। एग्रीव्ड वुमेन का मतलब क्या होता है, जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, जिसके साथ क्राइम हुआ है या जिस जो हरेसमेंट का शिकार हुई है, ठीक है। सेकेंड आता है पेटिशनर। पेटिशनर कौन होता है, जो केस फाइल करता है, हु इज द अपेलेंट, ठीक है। कोर्ट में जाके जो फाइलिंग करते हैं ना केस का, उसको हम लोग तीन नाम देते हैं, एक होता है अपेलेंट, दूसरा होता है प्लेंटिफ, एंड तीसरा होता है पेटिशनर, ओके। थर्ड इज रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का मतलब होता है जिसके खिलाफ किया है, जो कि होता है अक्यूज्ड, हाँ, या तो हम उसको डिफेंडेंट भी बोल सकते हैं, ओके। देन लास्ट इज सूट। सूट इज नथिंग बट अ केस। सूट का मतलब होता है केस, वो सूट नहीं जो हम पहनते हैं, ओके। सो लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। सूट का मतलब होता है लॉफुल टर्म के हिसाब से केस, ओके। अच्छा, देन व्हाट कैन बी द रिलीफ दैट अ वुमन शुड गेट, अगर वो हरेसर से या हरेसमेंट का शिकार हुई है तो उसके पास क्या रेमेडी है, क्या रिलीफ है, क्या मिलेगा उसको हरेसर से। सो व्हाट रिलीफ अ वुमन गेट्स व्हेन द हरेसर इज फाउंड गिल्टी, अगर वो खुद का गुनाह कबूल रहा है या एविडेंस के तौर पे ये प्रूफ हो जाता है कोर्ट में कि वो गलत था एंड उसने वाकई उस लेडी को परेशान किया है, सेक्सुअली अब्यूज किया है, तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। पहला, द प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द हरेसर। प्यूनिटिव यानी स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ, कोर्ट ही लेगी उसके खिलाफ एक्शन। वो या तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या तो फाइन हो सकता है। इन सम केसेस इट कैन बी बोथ, डिपेंड्स अपॉन द क्रूशियलिटी ऑफ द केस, ठीक है, एंड द सेंसिटिविटी एज वेल। सेकेंड आता है कंपेंसेशन टू द विक्टिम। जो उसको मेंटल हरेसमेंट हुआ है, जो उसको फिजिकल हरेसमेंट हुआ है, उसके लिए उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा एज अ डैमेजेस, ठीक है। कौन देगा, हरेसर देगा। किसको देगा, जिसके साथ उसने गलत किया है, ओके। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हरेसमेंट के अंदर, वो है सेक्शन 15। ये सेक्शन 15 क्या है अंडर पॉश, ध्यान से सुनिए। सो पॉश एक्ट अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन इज बीइंग डिसाइडेड। कैसे डिसाइड किया जाता है कोर्ट में, या कैसे डिसाइड किया जाता है, कमेटी जब बैठती है पॉश की, हर कंपनी में कमेटी होती है, हर कंपनी में मेंबर्स होते हैं उस कमेटी के अंदर जो डिसाइड करते हैं, एंड जब ये कोर्ट में केस चलता है देन देयर इज सर्टन थिंग्स दैट हैज बीन डिसाइड। अब वो क्या चीजें हैं देखेंगे। पहला है मेंटल ट्रॉमा, कितना मेंटल टॉर्चर हुआ है वो लेडी पे,
उसके हिसाब से उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, है ना। अगर ये चीज़ें काफ़ी हद तक चल रही हैं, काफ़ी सालों से चल रही हैं और उसने किसी को बताया नहीं है, बाद में पता चला जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो तब ये चीज़ होगी। सेकंड, इमोशनल ब्रेकडाउन। आप को पैनिक अटैक्स आते हैं, एंजाइटी फील होती है, होता है ना कभी हमारे लाइफ में। अगर ऐसा एक इंसिडेंट घट जाए अपने बचपन में या कभी भी किधर भी, तो हमारे अंदर से वो चीज़ जाती नहीं है। तो उससे क्या होता है, हमारा कभी ना कभी इमोशनल बर्स्ट आउट होता है, उसको बोलते हैं इमोशनल ब्रेकडाउन। थर्ड इज करियर अपॉर्चुनिटी लॉस ड्यू टू दी एस्केपेट। अभी इसका मतलब क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी से आप हाथ धो बैठते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप अभी आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका नाम खराब हो गया, यू आर पब्लिकली एक्सपोज्ड। तो वो चीज़ें भी एक तो मैटर रखती है डिसाइड करने के लिए कि कैसे क्या कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए। देन फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द हरेसर। हरेसर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी देखेंगे, अगर वो इतना कमाता ही नहीं तो कहाँ से देगा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, इतना तय है। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो लॉ है ना, वो वुमेन की तरफ ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा प्रिविलेज्ड होता है, वुमेन की तरफ ज़्यादा लॉ जो का झुकाव है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द हरेसर के बाद बात कर लेंगे वेदर इन इंस्टॉलमेंट्स और लमसम वन टाइम। तो यहाँ पे दो ऑप्शन देता है कोर्ट, या तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो या तो लमसम दे दो, ठीक है। कंपेंसेशन इंस्टॉलमेंट यानी कि पार्टली पेमेंट करो, लमसम यानी इकट्ठा वन टाइम सेटलमेंट करके खत्म कर दो, ठीक है। सो नाउ व्हाट इफ ही वोट फाउंड गिल्टी। क्या होगा अगर वो गिल्टी नहीं, वो प्रूफ हुआ कोर्ट में, या वुमेन को जस्टिस नहीं मिला, केस को फाइल करने के बावजूद नहीं मिला, और कंपेंसेशन तो दूर की बात है, इंसाफ ही नहीं मिला, तो क्या है उसके पास रेमेडी, क्या होती है। तो या तो वो अपील या प्लीड करेगी अगेंस्ट द कमिटीज फाइंडिंग्स एंड अप्रोच। जो कमिटी बैठी है उनको ये अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि केस को वापस से गो थ्रू करें और वापस से देखें। देन either you need to file an appeal within 90 days under section 18 subsection 2 and 27 of the POSH Act। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आप लोगों को समझना कि ये है क्या। तो ये सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 एंड 27 आपको पॉश एक्ट के अंदर ये बताता है कि अगर आपका ग्रीवियंस सॉल्व नहीं हुआ, आपको जस्टिस नहीं मिला, तो आपको ना वो फाइंडिंग्स के ऊपर अपील फाइल करनी पड़ती है वापस से 90 दिनों के अंदर अंदर। ये आप किसके सामने करोगे, या तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने या तो जेएमएफसी के सामने। हु इज जेएमएफसी? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसके सामने आप अपनी अपील फाइल करोगे। सो यस, विद दैट आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आज के सेशन में कवर की हैं। आई थिंक अगर आपको फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं, अगर आपका कोई सजेशन है, इनपुट है, या आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो रिलेटेड टू ऑल दीज केसेस या थिंग्स, then you can mail me on my official email ID of POSH, that is posh@gmail.com, or either you can put your questions in the comment box, okay। So yes, ऐसे ही अवेयरनेस फैलाते रहिए। मैं आपको हमेशा यही कहूँगी कि जितना हो सके इस वीडियो को वायरल कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने मम्मी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वुमेन फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपनी सिस्टर्स, वाइफ, सबके साथ शेयर कीजिए। वैसे तो सबके साथ ही करना चाहिए आपको, जितना अवेयरनेस फैलेगा उतना अच्छा है, बिकॉज अभी भी बहुत लोगों को ना काफ़ी सारी डिटेलिंग इसके बारे में नहीं पता है। तो मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है एंड आप लोगों से एक ही अपील है कि वी नीड टू सेव वुमेन, वी नीड टू एक्चुअली फुलफिल द स्टेटमेंट दैट सेज दैट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो वो तभी होगा जब वो बचेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।